हेलो स्टूडेंट, अकॉर्डिंग टू होमवर्क ये काम जो आपको आज समझाया जा रहा है ये 14 तारीख से जो दिया है आपको उसमें होमवर्क को अकॉर्डिंग 14 से लेकर के 15 तारीख तक था। तो इसमें आपको क्लास 9 का अध्याय फर्स्ट अभ्यास देखेंगे होमवर्क में। उसमें दिया है कि इसमें पहले प्रश्न को आपको किस तरह से हल करना है। इसमें दिया है कि निम्नलिखित प्रश्नों में तापमान जो दिए हैं उनको सेल्सियस में चेंज करना, बदलना है। तो इसमें जैसे कि 300 केल्विन को आप सेल्सियस में कैसे बदलेंगे, तो इसके लिए हमें एक फॉर्मूला दिया गया है कि सेल्सियस इक्वल टू सेल्सियस बराबर होता है K माइनस 273। अब K क्या है, यहाँ पर जो केल्विन का ताप दिया है वो है, तो केल्विन कितना 300 से 273 को लेस करेंगे, घटाएंगे। तो 300 से 273 घटाने के बाद आपको प्राप्त होता है 27। तो ये आपका सेल्सियस मान है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है इसी प्रकार से 573 केल्विन को आप सेल्सियस में बदलें। तो 573 केल्विन को सेल्सियस में बदलने की वही प्रोसेस है जैसे पहले है, जैसे सेल्सियस बराबर होगा केल्विन माइनस 273। तो केल्विन का वैल्यू कितना दिया है 573, तो 573 से 273 को घटाएंगे तो यहाँ पर आपको प्राप्त होगा 300 और वो कहलाएगा सेल्सियस, 300 सेल्सियस। ये दूसरे काल आपको प्राप्त होगा। अब इसी तरह से क्वेश्चन दो में भी ऐसे दो खंड दिए हैं। अब उसको आपको उल्टा करना है। इसमें क्या है कि अभी आपने पहले प्रश्न में केल्विन को सेल्सियस में बदला और इसमें क्या है कि सेल्सियस को केल्विन में बदलना, तो उसका ठीक विपरीत ऐसे ही फॉर्मूला बन जाएगा K बराबर C प्लस 273। अब केल्विन बराबर C प्लस 273, अब C यानी सेल्सियस कितना है 25 सेल्सियस, 25 सेल्सियस को 273 के साथ ऐड करेंगे तो यहाँ 298 आपको प्राप्त होगा। तो ये आपकी जो वैल्यू होगी वो केल्विन में कहलाएगी। तो यहाँ पर 25 सेल्सियस को आपको कितना पड़ेंगे 298 केल्विन। इसी तरह से यहाँ पर आपका 373 सेल्सियस, 373 सेल्सियस को आपके लिए चेंज करना है। वही प्रोसेस है कि केल्विन बराबर सेल्सियस प्लस 273। सेल्सियस वैल्यू कितना है 373, 373 को 273 के साथ ऐड कर दीजिए तो 646 जो प्राप्त होगा वो केल्विन। ठीक, चलो हाँ जी देखिए, अब मैंने आपको भी दो क्वेश्चन समझाया। तीसरे क्वेश्चन पर हम आते हैं तो उसमें क्या पूछा गया है कि निम्नलिखित अवलोकन को हेतु कारण लिखिए। जो भी आपके क्वेश्चन दिए हैं इस प्रकार से नैपकिन को रखा रहने दें, ये कुछ समय के साथ कुछ भी ठोस पदार्थ छोड़े बिना अदृश्य हो जाता है। इसका कारण आपको देखिए इस प्रकार से, क्योंकि नैपकिन एक ऊर्ध्वपातनशील पदार्थ है। ऊर्ध्वपातनशील के पदार्थ देखिए, सबसे पहले ऊर्ध्वपातनशील क्रिया क्या है। कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जब उनको गर्म किया जाता है तो वो सीधे द्रव में न बदल करके सीधे वाष्प में बदल जाते हैं। द्रव में न बदल करके सीधे वाष्प में बदल जाते हैं, परिवर्तित हो जाते हैं। तो ऐसे नैपकिन भी एक ऐसे पदार्थ है, जब इसको आप नैपकिन को रखा रहने दें तो ये थोड़े से ही समय में, ये जब गर्माहट प्राप्त कर लेता है थोड़े से ही समय में इतना आसानी से फैल जाता है, उत्पादन हो जाता है इसका। ये अपनी अवस्था को चेंज कर लेता है और दिखाई नहीं देता, अदृश्य हो जाता है। इसी प्रकार से दूसरा क्वेश्चन है आपको, हमें इत्र की गंध बहुत दूर बैठे हुए पहुंच जाती है। ऐसा क्यों? इत्र में वाष्पीकरण की दर बहुत अधिक होती है और वह आसानी से वायु में फैल जाता है। देखिए वाष्पीकरण, इत्र जब इस इत्र को इस तरह से आप अपने कपड़ों पर छिड़कते हो तो उसमें क्या होता है, वाष्पीकरण, उसके इत्र का वाष्पीकरण हो जाता है और ये क्रिया इतनी तेजी से होती है कि ये वायु में बहुत दूर दूर तक फैल जाता है। यही कारण है कि दूर बैठे व्यक्ति को भी ये गंध सूंघने में सुनाई दी जाती है। अब आगे अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो इसमें भी कुछ क्वेश्चन इस प्रकार से है, क्वेश्चन मैंने नहीं लिखा है, आप बुक से क्वेश्चन को देखें फिर उसके आंसर को समझने की कोशिश करें। क्वेश्चन में देखिए, निम्नलिखित पदार्थों को उनके कणों के बीच बढ़ते हुए आकर्षण के कारण व्यवस्थित करें। इसमें पदार्थ आपके 3 पदार्थ दिए हैं जिसमें ऑक्सीजन है, जल है और चीनी है। इनके जो कण हैं वो आकर्षण बल के कारण इस तरह से एक दूसरे को बढ़ते हुए, ऑक्सीजन ये गैस है, इस अवस्था को पहचानिए, ऑक्सीजन ये गैस है। तो इसमें जो व्यवस्थित कण होते हैं वो काफी दूर दूर होते हैं, इसलिए उनका आकर्षण भी बहुत कम होता है। जल उसकी अपेक्षा, जल के कणों के बीच आकर्षण अधिक होता है और इसके अपेक्षा चीनी, इसकी कंपेयर करनी है तीनों पदार्थ। चीनी एक ठोस पदार्थ में आता है। चीनी ठोस पदार्थ है, क्यों? क्योंकि उसमें कणों के बीच आकर्षण बल अधिक है।
उसके कण ज्यादा निकट होने की वजह से ये पदार्थ सबसे अधिक आकर्षण बल लिए होता है। तो सर इसमें समझिए सबसे कम ऑक्सीजन, इससे ज्यादा जल और तीसरे स्थान पर है आपका चीनी। ये आकर्षण के कारण ये जो बढ़ता हुआ क्रम है ये दर्शाया गया है इस क्वेश्चन में। आइए देखिए अब क्वेश्चन 5 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन 5 में उसी तरह से है जैसे कि कुछ आपको दिखाई दे रहा है, निम्नलिखित तापमानों पर जल की भौतिक अवस्था क्या है। निम्नलिखित तापमानों पर जल की भौतिक अवस्था क्या है। तो जैसे 25 डिग्री सेल्सियस, ये क्वेश्चन में है आपके 25 डिग्री सेल्सियस पर जल की भौतिक अवस्था क्या है। तो आपको जवाब है में इस तरह से कि जल की भौतिक अवस्था 25 डिग्री सेल्सियस पर एक द्रव अवस्था होती है। जल 25 डिग्री सेल्सियस पर अगर जल को देखा जाए तो जल कितना होता है, एक द्रव अवस्था में पाएगा। और जल को जब अगर 0 डिग्री सेल्सियस पर लिया जाए तो 0 डिग्री सेल्सियस पर जल तो आपको कौन सी अवस्था दिखाई देगी, जल की आपको ठोस अवस्था दिखाई देगी। 0 डिग्री सेल्सियस पर आपने देखा होगा जैसे टेम्परेचर डाउन होता है तो जल जम जाता है 0 पर, वहां एक बर्फ का रूप आपको दिखाई देगा, बर्फ यानी ठोस अवस्था। अब 100 डिग्री सेल्सियस पर जल की कौन सी अवस्था प्राप्त होती है। 100 डिग्री सेल्सियस काफी टेम्परेचर ज्यादा अधिक होता है, तो इस सेल्सियस टेम्परेचर पर क्या होगा कि जल एक भाप के रूप में परिवर्तित हो जाएगा, उसकी अवस्था चेंज हो जाएगी। अवस्था परिवर्तन आपने चैप्टर में पढ़ा होगा, उसमें ये टॉपिक भी है चैप्टर के अंदर, हमने उसमें दिया है कि अवस्था परिवर्तन यानी एक पदार्थ दूसरी अवस्था में किस प्रकार से चेंज हो जाता है, वो तापमान पर बहुत डिपेंड करता है। तो ऐसे ही जल 100 डिग्री सेल्सियस पर भाप में परिवर्तित हो जाता है। भाप को आप एक गैस के रूप में भी पढ़ सकते हैं। ये क्वेश्चन 5 के ABC 3 क्वेश्चन थे जिसमें आपने जल की भौतिक अवस्थाओं के बारे में समझा। अब इसी प्रकार आगे बढ़ते हैं तो क्वेश्चन 6 में आपको क्वेश्चन दिए हुए हैं 2 क्वेश्चन A और B के रूप में, जिसमें आपको कारण बताना है। जैसे कि पहला प्रश्न है, जल कमरे के ताप पर द्रव है। जल कमरे के ताप पर द्रव है, क्यों। तो इसका आंसर आपका इस प्रकार से होगा, क्योंकि इसमें बहने का गुण होता है। आपने पढ़ा होगा चैप्टर के अंदर भी है, जल में अवस्था है, यहाँ भी आपको जल की अवस्था दिखाई दे रही। तो जल कमरे के टेम्परेचर पे लाया जाए तो उसमें क्या होगा, तो ये इसमें बहने का गुण होता है, तो इस बर्तन में रखा जाता है, उसी का आयतन ग्रहण कर लेता है। तो जल कमरे के ताप पर एक द्रव अवस्था में दिखाई देता है, ना कि वो ठोस बनता है, ना ही वो गैस बनता है। तो इस प्रकार से, क्योंकि जल कमरे का टेम्परेचर लगभग 25 डिग्री सेल्सियस, आप यहाँ से भी समझ सकते हो जल की भौतिक अवस्था द्रव। तो कमरे का टेम्परेचर कितना 25 डिग्री सेल्सियस। तो इस अवस्था में जल हमारा किस अवस्था में दिखाई देगा, इस कंडीशन में जल हमारा एक द्रव अवस्था दिखाई देगा। दूसरा क्वेश्चन है इसी में, आपको उसका भी कारण बताना है कि लोहे की अलमारी, जैसे आपने जल को देखा कमरे के टेम्परेचर पर, अब लोहे की अलमारी को आप कमरे के टेम्परेचर पर देखते हैं तो क्या है, ठोस दिखाई देती है। क्यों, क्योंकि इसमें दृढ़ता का गुण होता है। और ये क्या है कि जो ठोस वस्तु पहले से जो ठोस होती है उन पर कमरे के टेम्परेचर यानी 25 डिग्री सेल्सियस पर कोई खास प्रभाव नहीं पड़ता। किसी ठोस पदार्थ की अवस्था को चेंज करने के लिए बहुत अधिक मात्रा में टेम्परेचर की आवश्यकता होती है, इसलिए अलमारी पर कमरे के टेम्परेचर का, ताप का कोई प्रभाव नहीं पड़ता और वो हमें ठोस के रूप में दिखाई देती है, क्योंकि इसका आकार निश्चित होता है। जो ठोस वस्तु होती है उनका आकार निश्चित होता है। हाँ, देखिए क्वेश्चन 7 को मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ, उसके बाद आप इसको आंसर को समझे। थोड़ा क्वेश्चन बड़ा था इसलिए लिखने में परेशानी हुई, तो ज्यादा समय लगेगा। क्वेश्चन को आप किताब से भी रीड कर सकते हो। इसमें दिया है जैसे 273 केल्विन पर बर्फ को ठंडा करने पर, 273 केल्विन पर बर्फ को ठंडा करने पर और जल को उसी तापमान पर ठंडा करने पर शीतलता का प्रभाव अधिक क्यों होता है। तो इसमें देखिए आंसर क्या है, बर्फ, जैसे कि आपने बर्फ में संघनन की गुप्त ऊष्मा होने के कारण उसी तापमान पर, अगर दोनों तापमान सेम तापमान पर जल को बर्फ को ठंडा करें तो जल की अपेक्षा बर्फ अधिक शीतलता का प्रभाव देती है। बर्फ, इसका आंसर है बर्फ। बर्फ को उसी तापमान पर ठंडा करने पर जल की अपेक्षा अधिक शीतलता का प्रभाव देती है। क्यों, क्योंकि उसमें संघनन की गुप्त ऊष्मा होती है, उसमें संघनन की गुप्त ऊष्मा होती है। इसका कारण आपने समझ में आ गया होगा कि इस पर शीतलता का प्रभाव अधिक क्यों होता है। अगला क्वेश्चन था आपका 8वां, वो भी मैंने नहीं लिखा है।
8वें क्वेश्चन में है उबलते हुए जल या भाप में से जलने की तीव्रता किस में अधिक महसूस होती है? उबलते हुए जल या भाप में से जलने की तीव्रता किस में अधिक महसूस होती है? ये भी आपकी समझ में आ गया होगा कि भाप में सबसे ज्यादा जलने की जल की अपेक्षा, जैसे उबलते हुए जल की अपेक्षा भाप से आसानी से जला जा सकता है, बहुत तेजी से। तो इसका कारण क्या है? क्योंकि इसमें वाष्पन की गुप्त ऊष्मा छिपी रहती है। भाप में क्या होती है? वाष्पन की गुप्त ऊष्मा होने के कारण उबलते जल की अपेक्षा जलने की तीव्रता अधिक होती है। किसमें होती है? भाप में। तो ये 8 क्वेश्चन आपकी समझ में आ गए होंगे और आपके जो 14 से 15 तक का जो होमवर्क था, जिसमें आपको क्वेश्चन दिए गए, उसका सॉल्यूशन आपको दे दिया गया है। अभी कोई परेशानी हो तो आपको व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क करें। कोई प्रश्न अगर समझ में नहीं आया तो दोबारा से समझा। तो नेक्स्ट जो भी आपका कोई भी विषय से संबंधित कोई भी परेशानी आ रही हो तो आप उसके लिए संपर्क कर सकते हैं। विद्यालय नंबर, कॉन्टैक्ट नंबर दिया गया है उससे। तो नेक्स्ट होमवर्क के लिए आपसे आगे मिलते हैं। धन्यवाद।